हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वती इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर में एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आगे बढ़ाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6.14 से। ठीक है। अ मॉलिक्यूल इन अ गैस कंटेनर हिट्स अ हॉरिजॉन्टल वॉल विथ स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड एंड एंगल 30 डिग्री विद द नॉर्मल and rebounds with the same speed. Is momentum conserved in the collision? Is the collision elastic or inelastic? दो क्वेश्चन है यहाँ पे। तो एक चीज़ याद रखो, कोलिजन चाहे कैसा भी है, इलास्टिक, इन इलास्टिक या तो कंप्लीटली इन इलास्टिक, ठीक है, मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व्ड रहती है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा यस, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ओके, इज द कोलिजन इलास्टिक और इन इलास्टिक? देखो यहाँ पे इनिशियल स्पीड थी 200 मीटर पर सेकेंड और फाइनल स्पीड भी सेम थी, मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है वो बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन सेम है। तो ये जो कोलिजन है वो कौन सा है? इलास्टिक। तो सेकेंड आंसर आएगा इलास्टिक। ठीक है, तो ये 6.14 का सॉल्यूशन हुआ। अभी देखते हैं 6.15। A pump on the ground floor of a building can pump up water to fill a tank of volume 30 meter cube in 15 minutes. चलो वॉल्यूम कितना है? तो वॉल्यूम है 30 मीटर क्यूब। यहाँ पे डेंसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो पानी की डेंसिटी कितनी होती है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट सिस्टम में लो। तो टाइम कितना लगता है? 15 मिनट। तो 15 मिनट को अगर मैं सेकेंड में कन्वर्ट करूँ तो 15 इंटू 60 सेकेंड्स। ओके, दैट इफ द टैंक इज 40 मीटर अबव द ग्राउंड, तो हाइट कितनी है? 40 मीटर। एंड द एफिशिएंसी ऑफ द पंप इज 30%। एफिशिएंसी को हम ईटा से डिनोट करेंगे। कितना कहा है आपको? 30%। अगर वैल्यू में कन्वर्ट करूँ तो 0.3, 100 से डिवाइड कर दो। ठीक है। How much electric power is consumed by the pump? How much electric power is consumed by the pump? मतलब पंप ने कितना पावर कंज्यूम किया, तो पंप के लिए वो हो गया इनपुट पावर। तो पावर इनपुट हमें फाइंड करना है। ठीक है ना। एफिशिएंसी दी हुई है, एफिशिएंसी का मतलब होता है पावर आउटपुट डिवाइड बाय पावर इनपुट। तो सबसे पहले आउटपुट पावर कितना होना चाहिए वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पावर आउटपुट, पावर आउटपुट मतलब क्या? टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड mgh डिवाइड बाय टाइम t, क्योंकि हमें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करनी है। किसकी? वाटर की। कितना वाटर? 30 मीटर क्यूब वॉल्यूम में आ सके उतने वाटर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा mgh डिवाइड बाय टाइम कर दो, तो एनर्जी डिवाइड बाय टाइम मतलब क्या हो गया? पावर। अब m मतलब मास तो डायरेक्ट दिया नहीं है, इसलिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर देते हैं। gh तो है ही, डिवाइड बाय टाइम t भी है। ठीक है, तो चलो हैंस पावर आउटपुट मतलब कितना मिलेगा आपको? एक काम करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अभी। हैंस पावर आउटपुट इक्वल टू कितना मिलेगा? देखो आपको सिर्फ वैल्यूज़ डालनी है। रो की वैल्यू मतलब 1000, यहाँ पे आएगा नहीं शायद, इतने पार्ट से स्टार्ट कर देते चलेगा। चलो, पावर आउटपुट इक्वल टू रो मतलब 1000, वॉल्यूम 30 है ना। जी की वैल्यू यहाँ पे नहीं दी है इसलिए 9.8 ले लेते हैं। एच हाइट कितनी है? 40 डिवाइड बाय टाइम, टाइम है 15 मिनट इंटू 60 कर दो तो ये सेकेंड्स। यहाँ पे ये कैलकुलेट कर लोगे आपको पावर आउटपुट मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? एफिशिएंसी इक्वल टू पावर आउटपुट डिवाइड बाय पावर इनपुट। हमें क्या चाहिए? पावर इनपुट। तो क्या करना है? पावर आउटपुट डिवाइड बाय ईटा। यहाँ पे वैल्यू डाल दो, कैलकुलेशन कर दो, आपका आंसर आ गया। देखो यहाँ पे आपको मिला है पावर आउटपुट, ठीक है, वो वैल्यू यहाँ पे रख दो और ईटा की वैल्यू है 0.3, तो डिवाइड बाय 0.3 कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके,
चलो ये कैलकुलेशन वाला काम जो है वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, तो उतना कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है। कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6.16, टू आइडेंटिकल बॉल। आइडेंटिकल बॉल का मतलब याद रखना दोनों का मास सेम है, डायमेंशन सेम है, इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर एंड रेस्टिंग ऑन द फ्रिक्शनलेस टेबल आर हिट हेड ऑन बाय अनदर बॉल बेरिंग ऑफ द सेम मास मूविंग इनिशियली विथ अ स्पीड v। देखो यहाँ पे ये जो बॉल है 2 और 3 वो रेस्ट में थे, और उनके जितना ही मास वाला दूसरा एक बॉल है वो v वेलोसिटी से आता है और यहाँ पे कोलाइड होता है, ठीक है। इफ द कोलिजन इज इलास्टिक, कोलिजन यहाँ पे अगर इलास्टिक है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल रिजल्ट आफ्टर कोलिजन। देखो फर्स्ट रिजल्ट में क्या कहा है आपको कि लास्ट 2 बॉल v/2 वेलोसिटी से आगे बढ़ेंगे और फर्स्ट है वो रेस्ट में आ जाएगा। सेकेंड में लास्ट बॉल v वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा, फर्स्ट सेकेंड रेस्ट में आएंगे, और थर्ड ऑप्शन ये है यहाँ पे ये तीनों v/3 वेलोसिटी से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो समझो कोलिजन के टाइम पे क्या होता है, जब दो बॉडीज़ का मास सेम रहता है तब दोनों की वेलोसिटीज़ इंटरचेंज होती है। समझो बिफोर कोलिजन अगर एक बॉडी है m1 दूसरी बॉडी है m2, एक बॉडी की स्पीड है u1 दूसरी बॉडी की स्पीड है u2, तो आफ्टर कोलिजन ये जो u1 स्पीड है वो फाइनली वेलोसिटी बनेगी सेकेंड की, और ये जो u2 स्पीड है वो फाइनल वेलोसिटी बनेगी फर्स्ट बॉल की। तो फाइनल वेलोसिटीज़ में यहाँ पे आपको इंटरचेंज्ड वेलोसिटीज़ मिलेगी इनिशियल वेलोसिटीज़ की, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि एक बॉल है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, दूसरा है वो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। ये पीछे वाला 50 रख देते हैं। तो जब कोलिजन होगा और अगर वो कोलिजन इलास्टिक है और दोनों पार्टिकल का मास अगर सेम है तो आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी बनेगी 50 और इसकी बन जाएगी 30, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में जो कोलिजन हो रहा है उसकी हम बात करते हैं। तो फर्स्ट की वेलोसिटी आपको यहाँ पे नज़र आएगी v, और सेकंड है वो रेस्ट में है, तो यहाँ पे वेलोसिटी v है, यहाँ पे रेस्ट में है। आफ्टर कोलिजन तो ये जो है फर्स्ट उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0 और सेकंड की बन जाएगी v। अब ये तो फर्स्ट एंड सेकंड के कोलिजन की बात हुई, सेकंड और थर्ड के बीच में भी तो कोलिजन होगा। तो सेकंड और थर्ड के बीच में जब कोलिजन होगा तब सेकंड है उसको मिल जाएगी थर्ड की वेलोसिटी मतलब 0, और जो थर्ड है उसको मिल जाएगी सेकंड की वेलोसिटी मतलब v। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी 1 से 2, 2 से 3 ट्रांसफ़र हो गई, और जो आपको फाइनल रिजल्ट मिला वो यहाँ पे है। तो ऑप्शन बी देखो यहाँ पे राइट है। फर्स्ट सेकंड के साथ टकराया तब फर्स्ट रेस्ट में आ गया, सेकंड थर्ड के साथ टकराया तब सेकंड रेस्ट में आ गया, और थर्ड है वो v वेलोसिटी से आगे बढ़ने लगा। तो ये सेकंड ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट है। सेम वे यहाँ पे देखो, द बॉब ए ऑफ द पेंडुलम रिलीज फ्रॉम 30 डिग्री टू द वर्टिकल हिट्स अनदर बॉब बी ऑफ द सेम मास। देखो यहाँ पे भी सेम मास है एट रेस्ट on a table as shown in figure. Okay, how high does the bob A rise after the collision? Neglect the size of the bob and assume the collision to be elastic. collision इलास्टिक है, दोनों का मास सेम है, तो यहाँ पे वेलोसिटीज इंटरचेंज होगी आफ्टर कोलिजन। तो A चाहे कितनी भी स्पीड से यहाँ पे टकराए, जब कोलाइड होगा B के साथ तब A को रेस्ट में आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बिफोर कोलिजन B था वो रेस्ट में था, ठीक है। तो यहाँ पे ए रेस्ट में आ जाएगा तो वो अपनी इनिशियल हाइट तो क्या 0 हाइट से ज़रा सा भी ऊपर नहीं जाएगा। तो आपको आंसर में क्या लिखना है, आपको आंसर में लिखना है, देखो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको आंसर में एग्जैक्ट ऐसा कॉपी कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आंसर बोल रहा हूँ, द बॉब ए विल नॉट राइज बिकॉज when two bodies of same mass undergo an elastic collision, their velocities are interchanged. After collision, ball A will come to rest and the ball B would
move with the velocity of a. Thus, the bob A will not rise after the collision. ठीक है, ये 6.17 का सॉल्यूशन हो गया। अभी बात करते हैं 6.18। The bob of a pendulum is released from a horizontal position if the length of the pendulum is 1.5 meter. What is the speed with which the bob arrives at the lowermost point? Given that it dissipated 5% of its initial energy against air resistance. यहाँ पे टोटल एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगी। यहाँ पे जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी इसके रिस्पेक्ट में 0 और यहाँ पे सिर्फ बचेगी काइनेटिक एनर्जी। बट 5% यहाँ पे लॉस हो रहा है तो कितनी बचेगी 95%। तो मतलब यहाँ पे आप लिखोगे टोटल फाइनल एनर्जी इक्वल टू 95% ऑफ इट्स टोटल इनिशियल एनर्जी। अब टोटल फाइनल एनर्जी हाफ mv², 95% मतलब 95/100 और टोटल इनिशियल एनर्जी रहेगी mgh। अब यहाँ पे L लेंथ है, जब ये बॉब यहाँ पे नीचे आएगा तब ये हाइट होगी। इसके रिस्पेक्ट में इनिशियल पोजीशन की हाइट रहेगी h इक्वल टू लेंथ L और लेंथ कितनी है 1.5 मीटर। बस वैल्यू रख दो आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मास कैंसिल हो गया तो v मुझे मिलेगा √2 इंटू 95 डिवाइड बाई 100 इंटू g की वैल्यू 9.8 और h की वैल्यू 1.5। बस ये कैलकुलेशन आप कर लो आपको आंसर मिल जाएगा और आपका आंसर रहेगा अप्रॉक्सीमेट 5.28 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और g की वैल्यू अगर आप 10 लेते हो तो थोड़ा आंसर अलग आ सकता है। बट एग्ज़ाम में अगर g की वैल्यू 10 लेने को बोला है तब भी आप g इक्वल टू 10 ले सकते हो, अदरवाइज आपको लेना है 9.8। ओके, 6.19 देखते हैं। अ ट्रॉली ऑफ मास 300 किलोग्राम कैरिंग अ सैंडबैग ऑफ 25 kilogram is moving uniformly with a speed 27 km per hour on a frictionless track. After a while, sand starts leaking out of a hole on the floor of the trolley at the rate of 0.05 kilogram per second। मतलब पर सेकेंड 0.05 किलोग्राम जितनी सैंड जो है वो नीचे गिर रही है। What is the speed of the trolley after the entire sandbag is empty? तो देखो यहाँ पे इनिशियली कांस्टेंट स्पीड है इसलिए एक्सटर्नल फोर्स 0 है। ठीक है, जब सैंड है वो लीक होना स्टार्ट करती है फ्लोर के ऊपर तब भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसलिए जो ट्रॉली है उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी। तो आपको लिखना कुछ ऐसे है, देखो The system of trolley and sandbag is moving with a uniform speed. Clearly, the system is not being acted upon by an external force. If the sand leaks out, even then no external force acts on, so there shall be no change in speed of the trolley. Hence, final speed of the trolley is equal to 27 km per hour। जो इनिशियल थी वही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे नहीं लग रहा है। ओके, चलो ये क्लियर होगा। अभी आगे बढ़ते हैं, 6.20 देखते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 0.5 किलोग्राम, देखो मास आपको दिया हुआ है 0.5 किलोग्राम, ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन विथ वेलोसिटी, वेलोसिटी है a इंटू एक्स टू पावर 3/2 वेर a इक्वल टू 5। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ 5, तो ये हो गया 5 इंटू एक्स टू पावर 3/2। वॉट इज द वर्क डन बाय द नेट फोर्स ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 मीटर।
तो यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो मैं वर्क डन फाइंड कर सकता हूँ। कैसे? देखो, आपको x1 इक्वल टू 0 पोजिशन कहा है और x2 इक्वल टू 2 मीटर। तो मैं वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ले सकता हूँ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, मतलब K2 माइनस K1। तो यहाँ पे बनेगा हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। तो यहाँ पे हाफ m की वैल्यू है 0.5, v2 मतलब यहाँ पे x2 रखना पड़ेगा ना, तो 5 इंटू 2 पावर, देखो x2 इक्वल टू 2 है तो 3/2 होगा, तो यहाँ पे 5 इंटू 2 पावर 3/2, और उसका हमें करना है यहाँ पे स्क्वायर, माइनस हाफ m की वैल्यू 0.5 और यहाँ पे 5 इंटू एक्स की जगह पे रखना है 0। तो ये टर्म तो पूरा 0 हो गया। ठीक है, हमने किया क्या है, तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए x की जगह पे रख दिया 0 और फाइनल वेलोसिटी जब फाइंड करनी थी तब x की जगह पे रख दिया 2। ओके, तो यहाँ पे 1.5, 0.5, 5 का स्क्वायर होगा 25, 2 पावर 3/2 और उसका स्क्वायर, मतलब पावर में देखो यहाँ पे 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 2 पावर 3 बचेगा और यहाँ पे माइनस में 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 50 जूल। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्या है, देखो, द ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल स्वीप आउट अ सर्कल ऑफ एरिया ए। विंड मिल की जो ब्लेड्स है वो पूरा सर्कल जो बनाती है, वो सर्कल का पूरा एरिया है ए। ठीक है, विंड मिल तो पता है ना। ठीक है, तो अगर जिनको नहीं पता है उनके लिए पावर है वो जनरेट करने के लिए विंड मिल यूज़ होता है, जिसमें पंखे की तरह ही 3 ऐसे ब्लेड्स होती है और ये गोल गोल घूमती है, और ये जब गोल घूमती है तब ये जो पूरा सर्कल बनाएगी, वो सर्कल का एरिया आपको दिया हुआ है कैपिटल ए। ओके, तो अभी देखो हम 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन ए में क्या करना है, देखो, इफ द विंड फ्लोज at a velocity v perpendicular to the circle, what is the mass of the air passing through it in time t? तो सिंपल है, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी और वॉल्यूम क्या रहेगा, एरिया इंटू डिस्टेंस। चलो, डेंसिटी एरिया एज इट इज, डिस्टेंस इक्वल टू क्या रहेगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। यहाँ पे जो v है वो क्या है, वॉल्यूम है, कैपिटल V है वो वॉल्यूम है। ठीक है, यहाँ पे जो v है वो वॉल्यूम है, उतना याद रखोगे। ओके, और यहाँ पे जो स्मॉल v हमने लिया है वो वेलोसिटी या तो आप स्पीड बोल सकते हो, दोनों अलग अलग है। ठीक है, और किया क्या है, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम की जगह पे एरिया इंटू डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो वो विंड मिल है, उसने इतना एरिया स्वैप किया, और यहाँ तक कि जो एयर है वो टी टाइम ड्यूरेशन में इसमें से पास हो सकती है, मतलब एक पूरा सिलिंड्रिकल शेप बनेगा जिसका ये एरिया है और ये डिस्टेंस कवर्ड बाय एयर इन टाइम टी है। और डिस्टेंस कितना कवर होगा, वेलोसिटी v से टी टाइम ड्यूरेशन में vt। तो हमने x की जगह पे लिख दिया v इंटू टी, x की जगह पे लिखा है v इंटू टी। ए का सॉल्यूशन हो गया, अभी बी का सॉल्यूशन करते हैं। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर। काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या करना है, हाफ एम वी स्क्वायर, सिंपल है, और हमने मास तो यहाँ पे फाइंड किया हुआ है, तो ये हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम है रो ए वी टी
और इंटू वी स्क्वायर, तो ये पूरा हो गया वी क्यूब। तो मिलेगा हाफ रो ए वी क्यूब इंटू टी, ये आंसर। अभी सी देखते हैं क्या कहा है। Assume that the windmill converts 25% of the wind energy into electrical energy and area आपको दिया हुआ है, velocity आपको दी हुई है, density आपको दिया हुआ है। What is the electrical power produced? इलेक्ट्रिकल पावर कितना प्रोड्यूस होगा? तो पावर इक्वल टू क्या होगा? एनर्जी अपॉन टाइम, है ना। तो पावर इक्वल टू ये जो एनर्जी है अपॉन टाइम रहेगा। अब एनर्जी कितनी है? तो जितनी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे है उसका 25%, देखो इट कन्वर्ट्स 25% ऑफ विंड्स एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मतलब ये रहेगा 25% ऑफ विंड एनर्जी और डिवाइड बाई टाइम टी। 25% मतलब 25 डिवाइड बाई 100। विंड एनर्जी आपको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दी हुई है हाफ रो ए वी क्यूब इंटू टी और डिवाइड बाई टी। चलो यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन कैंसल आउट, ठीक है। तो जितनी वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है सब यहाँ पे रख देते। 25 डिवाइड बाई 100, 1 डिवाइड बाई 2। डेंसिटी आपको दी हुई है 1.2, एरिया दिया हुआ है 30 मीटर स्क्वायर और वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5 डिवाइड बाई 18 मतलब 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे आएगा 10 का क्यूब, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जो वेलोसिटी है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। कहीं पे भी, सपोज मैं यहाँ पे करके दे रहा हूँ, वेलोसिटी आपको दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर। 36 इंटू 5/18 करोगे तो ये बन जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और वही वैल्यू हमने यहाँ पे रखी है। अब कैलकुलेशन कर लो, जो भी मिलेगा वो आंसर होगा। तो अप्रोक्सीमेट आएगा इलेक्ट्रिकल पावर जो जनरेट हो रहा है वो आपको अप्रोक्सीमेट मिलेगा 4500 वॉट, और किलो वॉट में कन्वर्ट करोगे तो 4.5 किलो वॉट। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। अ पर्सन ट्राइंग टू लूज वेट लिफ्ट्स अ 10 किलोग्राम मास, ठीक है। मास कितना लिफ्ट हो रहा है यहाँ पे? 10 किलोग्राम 1000 टाइम्स। तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितनी है? 1000। टू अ हाइट 0.5 मीटर, हाइट है 0.5 मीटर। ओके, एज्यूम दैट द पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट ईच टाइम शी लोअर्स द मास इज डिसिपेट्स। ओके, हाउ मच वर्क डज शी डू अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो ए हमें फाइंड करना है वर्क डन। चलो ए में हमारा टारगेट है वर्क डन। चलो वर्क डन इक्वल टू क्या होगा? एन टाइम्स एम जी एच। एन कितना है? 1000। अब एम कितना है? 10। जी की वैल्यू 9.8, जी की वैल्यू है 9.8 और हाइट है 0.5। इन सभी का मल्टीप्लिकेशन कर दो, आपको आंसर मिलेगा 49,000। मतलब यहाँ पे 49,000 जूल इतना वर्क मिला। 49 किलो जूल आप बोल सकते हो, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बी। बी में क्या दिया हुआ है? फैट सप्लाइज 3.8 इंटू 10⁻7 जूल ऑफ एनर्जी पर किलोग्राम। फैट है वो कितनी एनर्जी सप्लाई करता है? तो 1 किलोग्राम अगर फैट बर्न करोगे तो एनर्जी मिलती है 3.8 इंटू 10⁻7 विच इज़ कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी विथ 20% एफिशिएंसी रेट।
और वो भी सिर्फ 20% एफिशिएंसी रेट के साथ कन्वर्ट होगी। ओके, चलो तो इसका भी 20% कर दो, 25 नहीं, हाँ 20% के साथ। तो यहाँ पे 20% कर देंगे तो इतनी एनर्जी है वो बर्न आउट होगी, मतलब आप इतनी एनर्जी का काम करोगे, इसका मतलब ये रहेगा इतना काम करोगे तब आपका जो वेट लॉस होगा वो 1 किलोग्राम होगा। ठीक है, चलो तो एकदम इजी बात है कि यहाँ पे सबसे पहले हम मैकेनिकल एनर्जी सप्लाइड बाय पर्सन बॉडी वो पहले फाइंड कर लो पर किलोग्राम। ठीक है, और उसके बाद चेक करेंगे कि कितना वेट लॉस हो रहा है। मैकेनिकल एनर्जी सप्लाइड बाय पर्सन्स बॉडी, और वो भी हम ले रहे हैं पर किलोग्राम, पर किलोग्राम 1 केजी के लिए। तो वो एनर्जी रहेगी 20%, मतलब 20 डिवाइड बाय 100 इंटू एनर्जी कितनी बोली गई है आपको, 3.8 इंटू 10⁻7, 3.8 इंटू 10⁻7 जूल। अब आपका स्टेप क्या रहेगा, आपका स्टेप रहेगा कि 20% मतलब 20 डिवाइड बाय 100 इंटू 3.8 इंटू 10⁻7 जूल एनर्जी जब सप्लाई होती है तब 1 किलोग्राम जितना फैट लॉस्ट होता है। और हमने कितना वर्क किया था, 49,000 जूल। तो यहाँ पे लिख देंगे 49,000 जूल एनर्जी या तो मैकेनिकल वर्क, उसके लिए कितना फैट बर्न होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लॉस ऑफ मास डेल्टा एम इक्वल टू आपको मिलेगा 49,000 इंटू 1 किलोग्राम। ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो और डिवीज़न में ये जाने दो और डिवाइड बाय ये पूरा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो। हम एक काम करते हैं, ये थोड़ा ऊपर ले लेते हैं ताकि अच्छे से यहाँ पे लिख पाए। यहाँ पे नीचे जाने देना है 20 डिवाइड बाय 100 इंटू 3.8 इंटू 10⁻7। ठीक है, तो ये आपको आंसर मिलेगा 6.45 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। इसका मतलब इतना वर्क करोगे, समझो 10 किलोग्राम का कोई मास है वो आप 1000 बार 0.5 मीटर तक लेके आते हो 1000 टाइम, तब आपका मास कम होगा 6.45 ग्राम ओनली, किलोग्राम नहीं, हाँ 6.45 ग्राम। तो वेट लॉस करना उतना इजी नहीं है, कंटिन्यूस एक्सरसाइज की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है। ठीक है, 1-2 दिन जिम करने से वेट लॉस नहीं हो जाएगा। चलो 6.23 पे आते हैं। 6.23 देखो, A family uses 8 kilowatt of power. Direct solar energy is incident on the horizontal surface at an average rate of 200 watt per square meter. Okay. If 20% of this energy can be converted to useful electrical energy, how large an area is needed to supply 8 kilowatt? ठीक है, तो पावर इलेक्ट्रिकल हमें कितना चाहिए, 8 किलोवाट मतलब 8000 वाट। हमें एनर्जी पर एरिया कितनी मिल रही है, तो 20 वाट पर स्क्वायर मीटर, मतलब ये एक्चुअली हो गया पावर डिवाइड बाय एरिया, कितना है 200, सॉरी हाँ 20 नहीं, 200 वाट पर मीटर स्क्वायर।
कितने एरिया की ज़रूरत पड़ेगी अगर 20% ऑफ इट्स एनर्जी कन्वर्टेड टू यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, एकदम इजी है। पावर इलेक्ट्रिकल वो कितना होना चाहिए, 20% ऑफ पावर सप्लाइड, मतलब 20 डिवाइड बाई 100 इंटू पावर सप्लाइड क्या रहेगा, तो सबसे पहले पावर अपॉन एरिया इंटू गिवन एरिया करना पड़ेगा। समझ में आया? ये एक्चुअली इंटेंसिटी है, पावर अपॉन एरिया मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी इंटू गिवन एरिया करना पड़ेगा, या तो आप यहां पे बोल सकते हो रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, ये अच्छा वर्ड रहेगा। जो आपका मेन क्वेश्चन है। चलो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी चाहिए, 8000, तो यहाँ पे 8000 रख देंगे हम। ये 20 डिवाइड बाई 100 है ही। इंटेंसिटी मतलब पावर पर यूनिट एरिया कितना दिया हुआ है आपको, 200। और रिक्वायर्ड एरिया उसको मैं नाम अभी दे देता हूँ, सिर्फ ए। ठीक है, तो ए इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 8000 इंटू 100 डिवाइड बाई 20 इंटू 200। ठीक है, तो ये ज़ीरोज़ कैंसिल हो गए और यहाँ पे आपका आंसर आया 200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर इतनी एरिया की अगर आप सोलर प्लेट रखते हो तो ये जो फैमिली की ज़रूरत है 8 किलोवाट एनर्जी की, वो आप सप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखो, कंपेयर दिस एरिया टू दैट ऑफ अ रूफ ऑफ अ टिपिकल हाउस। देखो ये आंसर है, ये वेरिएबल हो सकता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, अलग हो सकता है, कोई दूसरे टीचर आपको आंसर दे, अलग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला गया है रूफ ऑफ अ टिपिकल हाउस। मैं स्क्वायर भी ले सकता हूँ, कोई रेक्टेंगुलर शेप में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे बी में अपने हिसाब से जिस रूफ का एरिया 200 मीटर स्क्वायर हो वैसे कर सकते हो। सपोज मैं स्क्वायर ले रहा हूँ तो उसकी जो लेंथ है वो √200 होनी चाहिए, मतलब 14.14 मीटर। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि द एरिया ऑफ अ सोलर प्लेट रिक्वायर्ड टू जनरेट 8 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द एरिया ऑफ द roof of a building having dimensions 14.14 मीटर क्रॉस 14.14 मीटर। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। क्या लिखना है आपको, द एरिया ऑफ अ सोलर प्लेट रिक्वायर्ड टू जनरेट 8 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 8 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी is almost equivalent to the area of roof, area of the roof of a building having dimensions 14.14 क्रॉस 14.14 मीटर। ओके, या तो अप्रोक्सीमेटली 14 क्रॉस 14 कर दो तो भी चलेगा, और 15 क्रॉस 15 कर दो तो भी चलेगा। थोड़ा एरिया बड़ा हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेट आंसर लिखना है इसलिए। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज का सॉल्यूशन फिनिश हुआ। चैप्टर नंबर 6 यहाँ पे फिनिश हुआ।
नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 7 से हम सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलो, अगर किसी को ये चैप्टर में कहीं पे भी डाउट है तो आप एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, चलो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।